द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। खास करके मधेपुरा के लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों तक मधेपुरा में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का प्रोग्राम रहा। हालांकि कल रात में वो चले गए हैं, लेकिन 2 दिनों तक मधेपुरा में प्रोग्राम रहा। पहला दिन 19 तारीख को उदा किशनगंज अनुमंडल में और 20 तारीख को जिला हेडक्वार्टर में। लेकिन उनके प्रोग्राम में एक बात सवालिया निशान ये पैदा कर गई कि उन्होंने मुस्लिम बस्ती में जो अपना एक प्रोग्राम रखा था उसको खबर में देने से मना किया गया था कि ये, जैसा उनके वॉलंटियर्स थे उनका कहना था कि ये खबर में नहीं देना है। तो आज उसी विषय पर बात करने के लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ पसमंदा के चाणक माने जाने वाले राजनीतिक विश्लेषक जनाब फिरोज मंसूरी साहब बैठे हुए हैं और इनसे हम इसी विषय पर बात करना चाहेंगे कि आखिर मुसलमानों से रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले, बात मीडिया में ना आए, ऐसे हालात में मिलने की वजह क्या थी? प्रशांत किशोर से खुले मंच पर मुसलमानों से मिलने से परहेज क्यों रहा? ये बड़ा सवाल है। आखिर किस बात का उसको डर है कि हम अगर ये बात लीक हो जाएगी कि हमने मुस्लिम बस्तियों में जाकर मुसलमानों से बात की, उनके हक हुकूक की बात की, या जो भी बात उनको करना था। हालांकि वो प्रोग्राम फेल्योर रहा। लोगों के दिमाग में ये बात जो आई सुनने को, जैसे हम लोगों को बताया गया कि भाई इसको खबर में नहीं देना, तो भाई हम लोगों को लोग बुलाया थे वहां, जो जिसके दरवाजे पे बैठे थे आसपास के लोग ने, जो तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग जाके वहां क्या करेंगे, खबर बनाने से मना किया गया है। तो यहीं पे उनका लोगों का एक सवाल पैदा हुआ कि मतलब क्यों ऐसा क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात में भी एक नाराजगी दिखी और बहुत सारे लोग आए भी नहीं उस प्रोग्राम में। और नतीजा जो हुआ, जो उनके वर्कर्स बताए कि आदमी नहीं जुट सके हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर जी इस प्रोग्राम में मुस्लिम बस्ती में शामिल नहीं होंगे और वो लोग चले गए। सवाल ये पूछना चाह रहे हैं हम कि आखिर प्रशांत किशोर जी को मुसलमानों से खुले मंच पर मिलने में परहेज क्यों है? उस बात को मतलब ये गोपनीय से मिलकर क्या बताना चाह रहे थे और किनसे ये डर है कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो उनके लिए ठीक नहीं है? आप किस एंगल से इस बात को लेते हैं, आप बताएं। आप देखिए, सबसे पहले तो रिपब्लिकन टाइम्स को मैं शुक्रियागुजार हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने फेसबुक लाइव किया है और आपने ये भी साबित किया है कि द रिपब्लिकन टाइम्स एक गंभीर पत्रकारिता कर रही है। साथ ही ऐसा है कि आज देश में सिर्फ प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा नहीं हो रही है। नहीं, पहले हम प्रशांत किशोर जी के विषय में बात करें, फिर आगे हम और भी बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा उससे जुड़ा हुआ मामला है। आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और आपने जिस महान हस्ती, जिस राष्ट्रपिता के नाम पर जनसुराज को आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो अपनी यात्रा आपने शुरू की है, आप बधाई के पात्र हैं। आपके अंदर गंभीरता भी झलकती है, आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, समाज के सभी तबके में आप जा रहे हैं, ये भी मैसेज जा रहा है। लेकिन आपका सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रशांत किशोर जी खुले मंच पर मुसलमानों के बीच नहीं आना चाहते हैं या नहीं गए, या उनको कौन सा डर है? तो यही सवाल है, राजनीति यहीं पर है। जिस समाज को प्रशांत किशोर जी बदलने का बीड़ा उठाए हुए हैं कि समाज में जो परिवर्तन हमको लाना है, यही सवाल है जहां पर वो पूरा का पूरा उनके एजेंडे को धूमिल कर देता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके पूरे एजेंडे को धूमिल कर देता है। प्रशांत किशोर जी जिस महात्मा गांधी के एजेंडे को लेके पदयात्रा कर रहे हैं,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब देश पार्टीशन हो रहा था तो रजी जी नोआखाली में थे। जब देश में तिरंगा लहराया जा रहा था, आजादी का बिगुल पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 बजे रात में देश को उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत देश आजाद हुआ, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में थे। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हिंदू मुस्लिम का, जो आपस की लड़ाई थी, उसको खत्म करने के लिए वहां कैंप कर रहे थे। तो आप बापू का नाम ले रहे हैं, जन सुराज कह रहे हैं, इसका मतलब तो देश में स्वराज आया नहीं। उस सुराज को लेके आप बात कर रहे हैं। और आपको उस मुसलमान से परहेज है जिसने बापू की जिंदगी बचाई, जिसने बापू की जिंदगी बचाई। मैं एक प्रसंग आपको बताता हूं कि पूर्वी चंपारण में जब बापू चंपारण यात्रा पर आए थे नीला किसान के आंदोलन में, और पीर मुनी साहब और तमाम लोगों ने बापू को आमंत्रण किया था, जिनके पत्र के माध्यम से बापू वहां पहुंचे थे, तो अंग्रेजों ने बापू की जिंदगी की समाप्ति के लिए षड्यंत्र रचा कि इस अधनंगे फकीर को यही मार देना। लेकिन इस देश का गरीब मुसलमान, इस देश का पसमानदा मुसलमान, जो अंग्रेज का खानसामा था, बत्तख मियां अंसारी, उन्होंने अपनी नौकरी खतरे में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के, अब मुसलमान बोले इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना मैं एहसान जता, मुसलमान एहसान नहीं जताता है, उनके ईमान का हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये सवाल पैदा हो रहा है, आपने कहा है, चूंकि रिपब्लिकन टाइम्स का ये सवाल है, तो इसीलिए मैं इस प्रसंग को आपके सामने ला रहा हूं। वरना मेरे ईमान का, मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि वो अपना एहसान नहीं जताता है ना। तो अपने पेट को ये करते हुए कि नौकरी चले जाए चले जाए, जान चले जाए चली जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, सलाखों के पीछे डाल दे, अंग्रेज डाल दे, फांसी के सूली पे चढ़ा दे, लेकिन अपने राष्ट्रपिता को बचा के रहेंगे। ये मेरा रहनुमा है, ये मेरा गांधी है, और इसको हम हर हाल में जो है खबर करेंगे। और बत्तख मियां अंसारी ने माध्यम से खबर करवा दिया कि बापू ये जो दूध का जो गिलास है, इसको आप मत पीजिएगा। क्या यातना सहनी पड़ी उस मुसलमानों को। अब याद कीजिए कि अगर चंपारण में बापू की हत्या हो जाती तो फिर हमारा देश क्या होता, ये किसी इतिहासकार और किसी से छुपा हुआ नहीं है। रणनीतिकार है, राजनीतिक रणनीतिकार है, और जिस सफाई से आए हैं, एक प्रसंग में आपको, एक तो ये प्रसंग है कि मुसलमानों के ईमान और मुसलमानों की बस्ती और मुसलमान कौन होता है, ये तो बत्तख मियां अंसारी से पता चला कि जिस बापू की जिंदगी को बचाने वाला बत्तख मियां अंसारी, और जिस अभियान को लेके चल रहे हैं पीके प्रशांत किशोर जी, विद्वान है, बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, तो आपको मुसलमानों की बस्ती में खुलेआम जाने से आपको परहेज हो गया। और आपको खबर मिलता है कि क्राउड नहीं था, जैसे मीडिया वाले कह रहे थे कि क्राउड नहीं था, तो क्या आप क्राउड के लिए आए थे? वो उनका क्या आप रैली के लिए आए थे? भीड़ नहीं है, आप रैली कॉल किए हुए हैं? अरे भाई, आप पद यात्रा पर हैं। पद यात्रा का मतलब 1 to 1 टॉक करना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, जाना पड़ता है हम भारत के लोग के पास, भारत की जनता के पास, बिहार की जनता के पास सवाल जा रहे थे। ये तो बाद में आएंगे, पहले ये बताइए कि परहेज क्यों, किसका डर? तो यही ना। तो अब आइए कि एक तो आपका जो जन सुराज है गांधी के जस्ट विपरीत है, क्योंकि गांधी की जिंदगी पसमानदा मुसलमान बत्तख मियां अंसारी ने बचाया। बत्तख मियां अंसारी का समाज मस्जिद चौक पर था। पसमानदा, गरीब, शोषित, वंचित, जो नाली पर है, जो अंडा बेच रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो मोटर चला रहा है, मोटर मैकेनिक है, न अधरंगा, गरीब, फकीर, वो इलाका है मधेपुरा का मस्जिद चौक। गरीब लोगों का बस्ती, गरीब मुसलमान।
क्योंकि बात मुसलमान की आई, वरना मैं हिंदू मुसलमान की चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि भारत का नागरिक है और सब बराबर है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट की बस्ती का गरीब है और हमारी बस्ती का गरीब है तो सब बराबर, हमको दोनों को देखना। लेकिन बात आई है मुसलमानों की बस्ती से परहेज क्यों, खुले मन से क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो आपने तो पहली बात उस गांधी जी के पूरे सुराज पर पलीता लगा दिया परहेज करके, और तंबू में रहना ज्यादा पसंद किया। गौशाला में रहना आप ज्यादा अपने को सेफ महसूस किए। आपको पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, डर किस बात का है? नहीं, डर इस बात का है कि इसका एक लाइन का जवाब है, और आपको थोड़ा सा बिहार से हम बाहर ले जा रहे हैं। कमलनाथ का नाम सुने हैं? कमलनाथ जी जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, मध्य प्रदेश वाले साहब कमलनाथ, जो आजकल उसका मन भटक रहा है, भटक रहा है, काफी कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिल्कुल नेहरू इंदिरा जी के परिवार का खासम खास नेता, और आज के राहुल जी के सबसे नजदीकी नेता, जब चुनाव में कैंपेन करने जाते थे मुसलमानों की बस्ती में, तो उनको कहते थे कि हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं ना, इसको बाहर मत कहिएगा। प्रशांत किशोर जी ने तो कम से कम हिम्मत दिखाई कि मीडिया वाले को कहा कि इसको खबर मत बनाइएगा। तो उनके वॉलेंटियर ने कहा, चलिए उनके वॉलेंटियर ने कहा, जाहिर सी बात है उनके वॉलेंटियर ने कहा तो भाई उनका ही कहीं देखिए मुसलमानों के बस्ती में काम करने के लिए उसका मुस्लिम वॉलेंटियर, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मुस्लिम वॉलेंटियर। कमलनाथ ने वहां मध्य प्रदेश में मुस्लिम बस्ती में के बारे में जो बैठक बात हो रही थी, उन्होंने क्यों कहा था कि हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं ना, इसको बाहर मत कीजिएगा और हमको हमारी सरकार आने दीजिए, तब आपको घबराना नहीं है। देखिए तो किस ये डर क्या है? तो ये जो बंद कमरे की राजनीति है और कमरे के बाहर की जो राजनीति है, इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। आप चौराहे का जो मदारी है वो डुगडुगी बजाता है और कहता है कि अभी हम आपको जो है एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं, और डुगडुगी बजाते रहता है, बजाते रहता है, बजाते रहता है, और उसमें बड़ा सा भीड़ जमा हो जाता है। और जब उसको अपना मंजन बेचना होता है तो पूरा मंजन उंजन बेच के जिस इंतजार में रहता है कि अब ये चमत्कार दिखाएगा, अब ये चमत्कार दिखाए, तब तक वो आदमी अपना मंजन उंजन बेच बाच कर वहां से फिरार हो जाता है, झोला लेके चल देता है। हर चुनाव से पहले 6 महीना पहले, साल पर पहले, ये भारतीय राजनीति और भारतीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था का ये समझिए कि सबसे दुर्भाग्य पक्ष है कि मुस्लिम का वोट सबको चाहिए। हाँ, मुस्लिम का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों से मिलेंगे चुपचाप। नहीं तो चुपचाप नहीं, और सुनिए ना, ये तो चुपचाप की बात हुई, अभी तो और चुपचाप में भी कितना खेला है। चुपचाप में भी कमलनाथ समझा रहे थे कि अभी बात, कोई भी बात होता है ना तो उसको बर्दाश्त कर लो, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम वो कर देंगे, लेकिन ये बात बाहर नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि फिर हमको वहां दिखाना है कि हम तो हमारा हृदय सम्राट है। तो एक्चुअली इस देश में हृदय सम्राट का कंपटीशन चल रहा है कि मतलब हम कितने बड़े हृदय सम्राट हैं, हम कितने बड़े हृदय सम्राट हैं। ये तो धन्यवाद दीजिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद देता हूं उनको। किस एंगल से धन्यवाद? इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो जो कह रहे हैं डंके की चोट पर जनता के बीच कह रहे हैं, समाज को बता रहे, मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं, पसमानदा के सवाल को इस देश का सेकुलर कोई दल, तथाकथित दल, क्या कभी उन्होंने उठाया था मुद्दा? क्या ये भी आरोप लग रहा है कि मुस्लिमों को बांटने के लिए पसमानदा की बात कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य की बात है कि जब मुसलमानों की ओबीसी की मोदी जी ने बात कर दी तो आपको मुसलमानों में बंटवारा सूझने लगा। मंडल वन जब हुआ तो हिंदू समुदाय के ओबीसी डिवाइड हुए कि नहीं हुए? हिंदू कम्युनिटी के तमाम जाति को हिस्सेदारी मिली कि नहीं? और उसी हिंदू कम्युनिटी के साथ मुसलमानों की जो जाति थी, जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण से बात आई थी, तो मुसलमानों में जाति व्यवस्था है कि नहीं है? है ना? और ये बात जब मुसलमानों में जाति व्यवस्था है, मंडल 1 में तय हो गया, जब हिस्सेदारी सही से ईमानदारी से मुसलमानों को नहीं मिली, पसमानदा मुसलमानों को, तो मोदी जी ने यही ओबीसी का सवाल उठाया
पसमानदा है कौन? पसमानदा मतलब पिछड़ा। जिस पिछड़ा के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, जिस पिछड़ा के मसीहा नीतीश कुमार जी, जिस पिछड़ा के मसीहा रामविलास पासवान जी, ये तमाम लोगों ने बैकवर्ड मूवमेंट को लेके आए और तमाम लोगों ने मंडल के पूरे चीज को, शरद यादव जी, मंडल के तमाम नायक, हिंदू ओबीसी को तो याद करते रह गए, लेकिन मुसलमानों में पसमानदा समाज आया, इसको दरकिनार किए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार हैदराबाद के सभा में तो सिर्फ बोले, किए क्या बात करते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो कर रहा है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है रजी जी, उन्होंने कर दिया। कोई खरब 15 लाख दे दिए। अब देखिए, अब ये एक बात को आप पकड़ लीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दिए। अब देखिए आप काला धन आ गया। अरे भाई साहब, आप जिस बात को बोल के 2013 में जिस बातों को बोलकर पूरा प्रचार प्रसार करने का, ये आपको 2013 का भाषण देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के पास इतना नॉलेज होना चाहिए। उस वक्त मनमोहन सिंह थे कि मैं अगर रहता तो मैं काला धन ले आता, इसके लिए अलग कमेटी बनाता, रुपया नहीं गिरने देता। ये सारा चीज में तो फेल्योर है। तो फिर आप कैसे कर रहे हैं? कहीं फेल्योर सिर्फ राम मंदिर बनाने से क्या मतलब? कहीं फेल्योर नहीं है। फेल्योर इसलिए कहीं नहीं है कि अगर आपको उन्होंने कहा था कि मैं काला धन वापस ला दूंगा, ला दिए। मैं बता रहा हूं आपको, आज के डेट में रिजर्व बैंक में इतना अपूत संपत्ति आपके पास है, आज के डेट में रुपये का जो वैल्यू है, वैल्यू गिर गया है रुपये। बिल्कुल रुपया का वैल्यू नहीं गिर गया। दुनिया के अर्थव्यवस्था में, दुनिया के हम चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था में चले गए, चौथे नंबर पे। आप इस 2014 से पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था देख लीजिए और पूरी दुनिया में आज हमारा डंका बज रहा है। कर्ज कितना है? अरे भाई, कर्ज पूरी दुनिया का ही कर्ज का एक सिस्टम है। अर्थव्यवस्था में अगर हम कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज नहीं देंगे, इतना कर्ज कौन चाहिए? जनता को क्या दिक्कत हो रही है? आपको ना रोटी, कपड़ा, मकान, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपको हम हर तरह से समृद्ध कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। बताइए ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका स्तर बात को घुमा दिए दूसरी तरफ। बिल्कुल नहीं घुमा रहे। हम कह रहे हैं कि डर किस बात की थी पीके को मधेपुरा में मुसलमानों से खुले मंच पे मिलने? भाई साहब, पीके, मैंने क्या कहा कि क्या कहीं इसके पीछे में कोई है? जिस जन सुराज का नाम लेके पीके घूम रहे हैं ना, उसके अंदर आत्मा ही नहीं है और पीके नहीं बोल सकते हैं जन सुराज की बात। पीके जो बोल रहे हैं ना कि जात पात नहीं है इस देश में, फलना नहीं है और हम जात खत्म कर देना चाहते हैं और पूरा पंचायत से बात को घुमा देते। बिल्कुल, आप ये बात को समझिए, पीके को समझिए, बात को घुमाते हैं। पीके बहुत बड़े रणनीतिकार है। हम कैसे बोलते हैं? अरे भाई, यहाँ पे हम आपकी बात को काटेंगे। पीके अगर बहुत बड़े रणनीतिकार थे तो आज वो जिसको जिताए इन्होंने, जिन जिन पार्टियों को, आज उनकी मुखालफत करते हैं, तो क्या वो इतने बड़े रणनीतिकार थे? उनके मनोदिशा को नहीं पढ़ सके थे? बस फेल्योर तो है। कैसे मान लिया बहुत बड़ा रणनीतिकार है? कह रहा हूँ मैं, आज उनकी मुखालफत कर रहे हैं। वो आज बीजेपी को सत्ता में रणनीति बना के लाने वाले पीके, मैं कह रहा हूँ जदयू को लाने वाले पीके आज उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये कितने बड़े रणनीतिकार है कि ये उसके क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पाए। बस आप इस बात को पकड़ लिए। गांधी के नाम पर जन सुराज नाम देना, इनसे सवाल किया गया और जस्ट इसके विपरीत आपका काम है ना। आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि तो आज किसकी आलोचना कर रहे हैं आप? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, जदयू की आलोचना कर रहे हैं, आरजेडी की आलोचना कर रहे हैं। 2014 में, 2011 में आपने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की गद्दी पर बैठाया। देश में नरेंद्र मोदी का चेहरा आपने अपने रणनीति से, जो आप कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं, हमने कह रहे हैं, हमने बहुतों को जिताया, हम नहीं कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट है। तो आपने नरेंद्र मोदी जी को लाया, आपने नीतीश कुमार जी को लाया, आपने ममता बनर्जी जी को लाया, आपने आंध्र प्रदेश की सरकार बनाई, और आप आज के डेट में ये सबको कह रहे हैं कि आप बेकार है। आप समझिए, तो जब इंसान को परखने की सलाहियत यही मैं कह रहा हूं,
तो ये खुद को कितने बड़े रणनीतिकार कह रहे हैं। यही मैं कह ये रहा तो हूं। खुद अपने आप में फेल्योर है कि आप उसकी मुखालफत कर रहे यही मैं कह रहा थे, हूं। जिसको कल तक मतलब पूरा एकदम ईमानदार निष्पक्ष सारी जी। चीजें बता रहे थे, आज उसकी मुखालफत कर अरे रहे थे। भाई, सबसे बड़ा failure यही क्या यही किया? यही तो सवाल है कि गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला और गांधी के कथनी और करनी में अंतर नहीं था। बापू जो कहते थे वो करते थे। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं रजी जी। एक पत्रकार आई, मैडम लेडी, और कहा कि सर हम आपसे एक इंटरव्यू करेंगे। बापू उस समय बकरी को चारा खिला रहे थे और जब बापू बकरी को चारा कंप्लीट खिला दिए और तब उसके बाद फिर उसको जो है जो करना था उसके बाद फिर जाके उनको इंटरव्यू दिए। चाहते तो बापू आराम से पत्रकार के साथ बैठ के बात कर लेते और बकरी को छोड़ देते, लेकिन बकरी के बारे में था कि बकरी तो बोल नहीं सकती है, बकरी तो बोल नहीं सकती है, भूख लगा है बकरी को। बापू को पता था कि इस टाइम में हमारी ड्यूटी है इनको खाना देने की। मतलब एक जनता को कब क्या आवश्यकता है उसके रहनुमा को मालूम होता है। पीके साहब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो सब भस्मासुर को लाके बैठा दिए और फिर पीके साहब घूम घूम के आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबको हटाएंगे। एक्चुअल में ये जो मदारी का खेल है ना, इस पे इल्जाम लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी के थ्रू इल्जाम लगाने की आवश्यकता क्या है। पीके प्रयोग करते हैं ना, अच्छा। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सम्मान करता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं। और हैरत इस बात का है कि हमारे पढ़े लिखे लोग इस देश के गरीब पर ही प्रयोग करता है। सब तो हमेशा इमोशन के साथ खेलता है। गरीबी के साथ होता है। केजरीवाल जी आए, गांधी जी को ले आए, गांधी जी की चश्मा को ले आए और दिल्ली का क्या हाल है और उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि टाइल्स कितने का है, मार्बल कितने का है और उनके घर का झुमरा और झुमका जो है कितने का है। एक बात, एक सवाल, एक बार उनसे हमने उसके प्रेस वार्ता में सवाल किया कि जो देश के नेताओं की हालात है, उनकी कथनी और करनी में, सत्ता में आने से पहले बोलते कुछ है और सत्ता के आने के बाद भूल जाते उन बातों को, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो प्रशांत किशोर आज अच्छी अच्छी बातें लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, उसके आगे की बात बता रहे हैं, कल हो के आप भी पलट जाइएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो उनका ये कहना था, वो जवाब दिए कि मैंने, आप सुनते नहीं मेरी बात को, मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रशांत किशोर को वोट मत करो, आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री ना बनाओ, आप अपने अंदर के अपने बच्चों को खड़ा करो, तो वो जो उसका बच्चा खड़ा होगा तो आप उसका अपनी पार्टी में ना खड़ा कीजिएगा, तो मुख्यमंत्री आप ना बनिएगा, है मुख्यमंत्री तो आप ना बनिएगा, तो उसका बेटा बन जाएगा। या आप लिख के दे दीजिए अभी से कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप अगर इतने बड़े गांधीवादी थे, गांधी जी की तरह कुर्बानी दीजिए कि आप सत्ता पे नहीं काबिज होंगे। आप अभी से अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए, लोगों को बोल दीजिए, और हिस्सेदारी किसको कितनी दीजिएगा ये बता दीजिए। ये आप जो लिफाफा जार रहे हैं, ये बोल, एक तो उनको सवाल, पत्रकारों का सवाल बहुत चुभता है। हमने देखा कल उनको जो यहाँ प्रेस वार्ता किए थे, तो पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उनको बहुत ज्यादा चुभा। भाई पत्रकारों के सवाल पर चुभने की बात कैसी, आपको तो बड़ा ही गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ जवाब देने के, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। और पत्रकार से आप पॉजिटिव सवाल की उम्मीद क्यों रखते हैं? पत्रकार तो नेगेटिव ही सवाल न करेगा, आप उसको पॉजिटिव बोलिए या जैसे बोलिए, तो ये चुभने वाली भी बात है। तो ये दोहरी चरित्र की जो बात सामने आई कि ओपन में नहीं मिलना है, अंधेरे में मिलना है, अंधेरे में मिलना है, तो ये दोहरा चरित्र वाली बात हो गई। वो मामला सिर्फ आपका नहीं है, वो आप जैसे पत्रकारों का नहीं है। हर मिशन के पत्रकार जो भी अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से कर रहा है, ऐसे लोग को चुभता ही है। एक्चुअली दिमाग में हो क्या गया है ना, जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो मुनाफा और लाभ हानि के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके सवाल को चुभ गया उसको ना, और भी कई पत्रकार के उसकी बात को चुभ गया उनको। रजत जी के सवाल को तो ना चुभता है। रजत जी ने अभी उनको किया इंटरव्यू,
उनका सवाल कहाँ चुभा उनको तो बड़ा गुदगुदी हुआ। पॉजिटिव सवाल पे बड़ा बढ़िया। नहीं, आप ये जान लीजिए, ये फिर मामला वही A to Z का है। इस देश में एक तबका है जिसको लगता है कि मैं ही रूलर हूं, मैं ही शासन कर सकता हूं, मेरे पास ही ब्रेन है, मैं ही दिशा दे सकता हूं। जी बाकी सारे बाकी लोग बेवकूफ हैं। ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट। भाई साहब 4,000 करोड़ का बजट है, इतना लंबा चौड़ा काफिला है। आप कहते हैं आप तंज करते हैं सरकार पर। इनके पास माने नीतीश कुमार पे तंज कर रहे थे। आप समझते हैं कि 2 दिन का जिनका प्रोग्राम नहीं, वही मैं कह रहा हूं। ये फंडिंग इतना बड़ा तंबू, आज के डेट में अगर इस देश में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी ने हमारे राष्ट्रपिता को जलील किया है तो ये वही लोग हैं जो राष्ट्रपिता के नाम से स्वराज चला रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अन्ना जी ने किया और आप कर रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बापू के साथ छल हुआ है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। सबसे ज्यादा बापू को छला है लोगों ने। बापू को लोगों ने समझा ही नहीं, बापू के नाम को इस्तेमाल किया। बापू 2nd क्लास के ट्रेन में चढ़े थे दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद और धक्के मार के फेंक दिए गए बाहर। बापू कोई बहुत बड़ा उस समय का सबसे मॉडर्न कार से नहीं आए थे। चंपारण जब उतरे थे, चंपारण मोतिहारी स्टेशन, तो ट्रेन से उतरे थे। प्रशांत जी के पूरे कारवा को आप मॉडल देखिए। हम ये इनका फंडिंग का, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो लाभ का गुना गणित है, हर बार हमारी निरीह निर्दोष जनता को जो लोग एक मदारी के डुगडुगी बना के चुनाव से 6 महीना पहले, साल में भर पहले एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट ये लोग बैठ के तय करते हैं कि इस बार जनता को उल्लू बनाने का कौन सा फंडा लाया जाए, कौन सा फार्मूला लाया जाए। और बड़ा साइंटिफिक फार्मूला लाता है ये लोग, सभी गुणागणित देख लेता है कि कौन सा काम करने से लाभ होगा, कहां से कौन सा सवाल उठेगा। आपका सही सवाल है, फंड कहां से आता है, कितना खर्चा हो रहा है, फंड कहां से आता है, कहां से पैसा आता है, कौन लोग है। आप कहते सुरक्षा नहीं है आपकी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, ये बता रहा है कि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर रहे हैं। आप नीतीश जी को कहते हैं कि वो बॉडीगार्ड हटा के पंचायत चले जाए, तो आपको क्या लग रहा है नीतीश जी क्या कोई माने जेड सुरक्षा लेके राजनीति में आए थे क्या? अरे नीतीश जी के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? नीतीश जी ट्रैक्टर पर बैठ के नालंदा से पटना आते थे, ट्रैक्टर पर, पीछे वाला जो होता है ढगड़ 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 करते हुआ। और गरीब का बेटा, एक हकीम का बेटा, एक वैद्य का बेटा पढ़ लिख के यहां पहुंचा। तो चूंकि आपको इसलिए सुपर सिटी और आपको घमंड है कि आप जिस समाज से और जिस वर्ग से आप आते हैं ना, आपको लगता है कि सिर्फ बुद्धि आप ही को है, एक ठेका ले लिए हैं आप, और आप अपमान कर रहे हैं। पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम चंपारण से आए हैं, फल्ला जगह से आए हैं, सब जगह से आ रहे हैं, और देखिए हम खुलेआम लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बिहार के सुशासन का मॉडल है ना, ये उनके लॉ एंड ऑर्डर का ना मॉडल है, ये उनके लॉ एंड ऑर्डर की फैसिलिटी ना है कि आप विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर आप आलोचना कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो तेजस्वी यादव निकल गए हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी निकल गए हैं। अरे भाई साहब, ये लोग गरीब का बेटा है, शोषित वंचित का बेटा है, दबा कुचला समाज का बेटा है, और ये लोग राजनीति में ऊपर आए हैं तो आपको चुभ रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि एक मॉडल नया खड़ा करना चाहते हैं,
बिहार में पिछड़ा और पसमानदा की सत्ता है, चाहे जिस पार्टी की सत्ता रजीजी रहेगी, राजद की रहे, जदयू की रहे कि भाजपा की रहे, पिछड़ों की सत्ता रहेगी। लालू प्रसाद यादव जी ने जो लगाम लगाया है 89 में, खाता नहीं खुलेगा किसी भी सूरत में, राज्य का कमान अगरों को नहीं दिया जाएगा। और प्रशांत किशोर जी इस बार फार्मूला उसका लेके आए हैं। वो जानते हैं कि गरीबों के बेटा को बरगला लो, लेकिन उसको पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी ने गरीब के बेटा को जुबान दे दिया, नीतीश कुमार ने उसको अच्छी शिक्षा दे दी, और मोदी जी ने एक देश अंतरराष्ट्रीय मॉडल सामने दे दिया। तो पिछड़ों को तो उन्नति करने का सब तरह का विकल्प है, और तेजस्वी जी तो दे ही रहे हैं 10 लाख रोजगार। तो अब आपकी आवश्यकता प्रशांत किशोर जी नहीं है। और आपने गांधी के नाम पर जो षड्यंत्र रचा है मधेपुरा में आके, और आपको जो चुपचाप मिलने की बीमारी है, जो इस देश के बहुत राजनीतिकों की बीमारी है, जो हुआ है मधेपुरा में, आप बेनकाब हो गए। क्यों बेनकाब हो गए? ऐसे नहीं बेनकाब हुए। ये मंडल की धरती है, ये समाजवाद की धरती है, ये किराए मुसर की धरती है, ये बरकतुल्ला की धरती है, ये कुदरतुल्ला की धरती है, ये दौरम शाह की धरती है, ये भुवनेश्वरी बाबू की धरती है, ये तमाम उस महानायक की धरती है, भूपेंद्र बाबू की धरती है, जहां बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये अच्छे अच्छों को, उड़ते चिड़िया को जो है ना यहाँ पे हल्दी लगाया जाता है, और ये वही जगह है जहां रथ रोका जाता है, ये वही जगह है जहां सांप्रदायिक शक्ति को लगाम लगाया जाता है। और यहां पे आके आपकी होशियारी नहीं चलेगी, गरीब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा पीके जी। और आप जो षड्यंत्र रचे ना मस्जिद चौक पे, सवाल ये नहीं है, आपकी हैसियत नहीं हुई वहां पहुंचने की, क्योंकि मंडल की धरती की जो ताकत है ना, मंडल की धरती की ताकत से सींच के मस्जिद चौक बना है। और मस्जिद चौक तक जाने के लिए कलेजा चाहिए। आप कहते हैं ना कि यात्रा में भीड़ नहीं हुआ, तो आपको रैली करने नहीं गए थे वहां, आप पद यात्रा कर रहे हैं। और पद यात्रा का मतलब होता है मधेपुरा की इस कोने से निकलिए, उस कोने पे निकलिए। और आप एक तंबू गाड़ के 5 स्टार होटल की स्टाइल में गमछी लगा के मुसलमानों से मुस्लिम बस्ती में ही अंधेरे में मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं कि उनको पता चल गया हो कि कोई अंडा बेच रहा है, मुस्लिम बस्ती महकता है। गंदगी में क्यों जाएंगे? प्रशांत किशोर जी की भी इज्जत है। ये उनको एक डर थी, हमको जैसा लगा, लोगों को भी ऐसा एनालिसिस किया। प्रशांत किशोर जी बहुत ही शिक्षित, इंटरनेशनल डिग्री लेकर आए, संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे, एयर कंडीशन आदमी है, सामान्य और कोई गरीब गुरबा के बीच में रहने वाला आदमी नहीं है। बाकी के गरीब गुरबा में कैसे जाते हैं तब? फिर नहीं, बाकी के गरीब गुरबा में जाते हैं तो फिर वही फॉर्मूला रखते हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि गंदगी में नहीं जाना चाहते हैं, बाकी तो जाते हैं। भाई तो ये बात वहां इसलिए वो नहीं कि इसमें तो साबित हो गया ने कि नहीं जाना चाहते हैं। तो किससे छुपाना चाहते हैं कि हम मिल रहे मुस्लिम से? एक ऐसा वर्ग जिसको बरगलाने निकला है, जिसको बरगलाने निकला है, और वो वर्ग चौकन्ना है, वो जानकार है, और उसके दिमाग में है कि इसके गरीब गुरुआ के बेटे को बरगलाएंगे। तो इसीलिए ना वो कह रहा है कि हम सरपंच से लेके, मुखिया से लेके, जिला परिषद से लेके कंप्लीट करा के तब पार्टी बनाएंगे। तो न राधा को 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, और तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ये और मकसद क्या है कि आपके वोट को तीतर बीतर कर देना है। और वही खेला तो 3 से 4% का खेला है। इनका ठेकेदारी है कि जात के नाम पर, जमात के नाम पर मामला बना था, नहीं बन पाया था। इस बार एक नया फॉर्मूला हम नया रखते हैं। मदारी ने एक नया जो है अपना पैतरा सजाया है, और इसीलिए जो है ये यात्रा पे निकले, और गांधी की सबसे ज्यादा, गांधी की आत्मा को हत्या कर दिया है इस यात्रा ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी को इस बात को समझना होगा कि वो दौर नहीं है कि डरा के, कि हम किसी मुस्लिम जात को, मुस्लिम कौम को डरा के चुपचाप मिलके लॉलीपॉप देकर आप उससे अपनी हमदर्दी हासिल कर लीजिएगा। तो ये भ्रम है आपका, और इस भ्रम को जितनी जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे। खास करके मधेपुरा की धरती पर इस तरह की सियासत आपकी चलेगी नहीं। इसलिए इस तरह की सियासत से बाज आ जाए और सही सियासत पर फोकस करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम किसी नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।